हेलो, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। ये है TV9 नेटवर्क की पर्सनल फाइनेंस मल्टीलिंगुअल वेबसाइट, जहां हमें फिक्र है आपके बटुए की। हम आपका पैसा बचाते हैं, आपको निवेश की सही राह दिखाते हैं। और अगर निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल आपको परेशान कर रहा है तो वो आप हम तक पहुंचाइए मेरे ट्विटर के जरिए, हमारे वेबसाइट पर भी आप लिख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस इन्वेस्टमेंट की जिसे कई लोग जबरदस्ती वाला इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती वाला इन्वेस्टमेंट नहीं, ये जरूरी इन्वेस्टमेंट है। EPF। जैसे आपकी सैलरी आती है, आपसे बिना पूछे आपका HR डिपार्टमेंट आपका एक PF अमाउंट काटता है, जो कि आपकी बेसिक का 12% होता है और एम्प्लॉयर भी उतना ही ऐड करता है, 12%। कई लोग सोचते हैं क्यों कटता है ये PF, ये मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इसे और खर्च कर पाऊंगा या पाऊंगी, लेकिन ये कटना बेहद जरूरी है। तो आज EPF को समझते हैं। मेरे साथ है फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशंस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। हाय प्रतिभा, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। अच्छा प्रतिभा, आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं ना जो कहते हैं ये PF क्यों कटता है, आ जाते पैसे तो मैं कुछ खरीद लेता, जबरदस्ती का ये क्यों कट जाता है? ऐसे लोग मिलते हैं आपको बिना प्रतिभा? एब्सोल्युटली मिलते हैं। और मेरा जहाँ तक याद आ रहा है कि मैं भी ऐसी थी। स्टार्टिंग में जब सैलरी कम होता है तो कट मैं भी। जाता है, अच्छा नहीं लगता। हाँ, सब लोग ऐसे होते हैं। तो धीरे धीरे जब रिटायरमेंट नजदीक आता है तब हमको लगता है ये बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल, लेकिन जो आपको बात खराब लगती है ना, वो क्यों आपके लिए अच्छी है, आज यही समझेंगे हम प्रतिभा के साथ। प्रतिभा, EPF कैसे ग्रो करता है, कितना अमाउंट कटता है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंडर हमें एक्सप्लेन कीजिए, क्यों जरूरी है ये एक कंट्रीब्यूशन? ईपीएफ का ना रिटायरमेंट कॉर्पस में बहुत बड़ा योगदान होता है। लोग समझते नहीं है, जब हम उनको बताते हैं तो वो बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाते हैं। अच्छा, इतना पैसा बनेगा हमारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ईपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशंस करते रहे और उसको टच ना करें। तो ईपीएफ होता क्या है कि अपने सैलरी जो है, सैलरी का बहुत सारे हिस्सा होता है। बेसिक होता है, डीए होता है और बाकी सारे बहुत सारे कॉम्पनसेशन होता है। बेसिक और डीए दोनों का 12%, 12% आप कंट्रीब्यूट करोगे ईपीएफ में मंथली और 12% आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। और ये पीएफ अकाउंट में जमा होता जाता है। और इसके लिए आज के तारीख में आपको 8.5%, आप सोचो 8.5% किसी भी निवेश में आपको मिलता नहीं है गारंटी, तो 8.5% रिटर्न्स मिलता है। और ये पैसा जमा रहता है और ये इट्स मेंट फॉर रिटायरमेंट। ये अब बीच में आप विड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी हुआ, घर खरीदना, सेल्फ एजुकेशन एक्सेट्रा खरीद सकते हैं, लेकिन हमारा सुझाव है कि आप करें ना। ये रिटायरमेंट के लिए और रिटायरमेंट के लिए रहने दें। ये बहुत मैजिकली बड़ा अमाउंट हो जाता है, बिकॉज 8.5% आपका इंटरेस्ट मिल रहा है और आपका सैलरी भी बढ़ता ही जाता है साल भर। राइट, लेकिन ये मुझे बताइए, अगर कोई चाहे कि उसका EPF नहीं कटे, अगर मैं एज एन एम्प्लॉय चाहती हूँ कि मेरा EPF नहीं काटे मेरा एम्प्लॉयर, मुझे वो पैसे मिल ही जाएं, तो क्या ये सही मूव होगा और क्या कोई एम्प्लॉय ऑप्ट आउट कर सकता है EPF से? थैंकफुली नहीं, बिकॉज जैसे हमने बताया, हमने आपने भी यही सोचा होगा उस टाइम पे स्टार्टिंग किया जब जॉब करना। तो नहीं कर सकते। अगर कंपनी ईपीएफ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपका कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका कुछ हिस्सा तो सेव हो रहा है आपके फ्यूचर के लिए। तो आप ये चॉइस नहीं कर सकते कि कंपनी ईपीएफ का अकाउंट में कट रहा है लेकिन मैं एचआर को बोल दूंगा कि मुझे नहीं करना है, मेरा पैसा दे दो। ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। तो इस तरफ आपको जो है कंट्रीब्यूट करना ही है। और प्रतिभा कह रही है थैंक गॉड कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऑप्ट आउट करें, नहीं तो आप इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। लेकिन इसकी और इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए प्रतिभा ने एक बहुत खास ग्राफ बनाया है, इनफैक्ट एक टेबल बनाया है, तो हम वो टेबल भी आपको दिखाएंगे। और प्रतिभा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, ये टेबल जो हमें बता रहा है ना, किस उम्र में कितने कॉन्ट्रीब्यूशन से आप कितना रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर रहे होंगे। तो प्रतिभा, आप ही का टेबल है, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए इसको। ये एकदम मैजिकल टेबल है। अगर आप सोच सकते हैं, अगर आज के तारीख में कोई स्टार्ट कर रहा है, 25 साल का उम्र में स्टार्ट करता है, तो हम सोच रहे हैं कि बेसिक और डीए उनका 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए में 12-12% आपका कट रहा है, तो आपको क्या लगता है कितना बनेगा?
2.79 करोड़ बनेगा जब आप 60 साल के हो जाओगे। तो 25 से आपने ईपीएफ करना स्टार्ट किया, तो रिटायरमेंट एज हमने अज्यूम किया है कि आप 60 साल में रिटायर होंगे। ओके, ये भी सोचा है कि 8.5% आज की तारीख में जो रिटर्न मिल रहा है ईपीएफ में वो 8.5 है, तो हमने सोचा 8.5 ही अज्यूम किया है, 8.5 रिटर्न्स कंटिन्यू होगा। दूसरी बात, जो सैलरी आज है वही सैलरी नहीं रहेगी ना, हर साल बढ़ते जाएगा। मान लो हर साल 7% से पैसा बढ़ता ही जाता है, 20 है तो नेक्स्ट ईयर 1400 रुपीज बढ़ेगा, तो ऐसा बढ़ता ही जाएगा। तो आप 2.79 करोड़ इकट्ठा करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग सोचते हैं चलो 25 में हमने नौकरी लिया और 28-29 में बदल दिया नौकरी, तो अब उसको विड्रॉ करने का चांसेस है। तो आप 5 साल काम किया, 30 में आपने नौकरी चेंज किया और उस टाइम जितना भी पैसा आपने इकट्ठा किया था वो सब आपने विड्रॉ कर लिया किसी खर्चे के लिए या कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ऐसा करेंगे और वापस 30 से आप बहुत डिसिप्लिन होके पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ 2.79 मतलब नियरली 2.8 करोड़ बन रहा था आपका, 50 लाख कम हो जाएगा, 2.3 ही बनेगा। अगर आप 30 से 60 तक एकदम डिसिप्लिन रहोगे तो भी 2.3 ही बनेगा। अगर वापस आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ और आपने वापस 5 साल बाद पैसा निकाल दिया, क्योंकि आप जॉब चेंज करते हो, तो ये बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें नौकरी नहीं लेना और पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। 35 से 60 तक करोगे तो 1.85, वापस उसमें आप देख रहे हैं कि नियरली 50 लाख का फर्क पड़ता है वो 5 साल का पैसा निकालने से। अगर आप बहुत लेट जाते हो, मान लो 45 दे करके फिर से न्यू शुरू कर रहे हैं, तो देखिए कैसे अमाउंट कम हुई है। ये टेबल समझा रहा है, इस टेबल को मैं अपनी वेबसाइट पर भी डालने वाली हूँ, आप और डिटेल में देख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए वो कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करना चाहिए, जो सैंक्रोसैंट है एक ईपीएफ के लिए, आप क्या सलाह देती हैं? ईपीएफ का योगदान ना आपके रिटायर में बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए लेकिन 3 रूल आपको फॉलो करना जरूरी है। कि एक बार ईपीएफ में आपने कंट्रीब्यूट कर लिया तो उसको भूल जाओ, मतलब ये भूल जाओ कि आपका पैसा है, ये आपके फ्यूचर का पैसा है, रिटायरमेंट का पैसा है, कभी उसको विड्रॉ नहीं करना है अनलेस इट्स अ सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ। मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो समझ सकते हैं, लेकिन कोई और कारण से कभी उसको रिमूव करना ही नहीं है। सेकंड बात, मैंने बोला भूल जाओ, सेकंड मैं बता रही हूँ कि आप याद रखो कि आप ईपीएफ दे रहे हो। जब आप चेंज करते हो जॉब एक जगह से दूसरी जगह पे, और ये तो होता ही रहता है कि आप 3-4 साल में 5 साल में चेंज करते हो, तो ईपीएफ को करंट एम्प्लॉयर से न्यू एम्प्लॉयर में जरूर शिफ्ट करें, नहीं तो उसका इंटरेस्ट तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप नहीं भी करेंगे, लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो एक्यूमुलेशन अच्छा होगा और उसको करना बहुत ही आसान है। जब आप कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं हो उसको करना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन जाके आप कर सकते हो। थर्डली, इंपॉर्टेंटली, आपके मन में मेंटल अकाउंटिंग एक चीज होती है कि आपको सोचना है ये ईपीएफ का पैसा मेरा है ही नहीं, ये मेरा रिटायरमेंट का पैसा है, मेरा फ्यूचर का पैसा है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आएगा चलो ईपीएफ विड्रॉ करते हैं और टूर पे जाते हैं या आईपैड खरीदते हैं, ये ख्याल ही नहीं आएगा। तो ये 3 चीज, एक, उससे विड्रॉ मत करो, सेकेंड, जॉब चेंज में उसका चेंज कराओ अब करंट एम्प्लॉयर के साथ, और थर्ड, मेंटली इसको रिटायरमेंट अकाउंट करके आप सोचने लगो, तो आपको सीक्रेट सेंटा बन जाएगा ईपीएफ और बहुत अच्छा रकम मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बिल्कुल, तो ये सीक्रेट सैंटा जो है रिटायरमेंट के वक्त आपको गिफ्ट देगा। अब ये बताइए, आपने कहा अगर आप जॉब बदल रहे हैं तो इसको आपको ट्रांसफ़र करना होगा, मैं मतलब सेम ईपीएफ को कंटिन्यू कर सकती हूँ, ये प्रोसेस कैसे होता है, कॉम्प्लिकेटेड है क्या? मैं ऑर्गेनाइजेशन ए से बी में जा रही हूँ, फिर बी से सी में जा रही हूँ, मुझे क्या करना होगा अपने ईपीएफ के साथ इसके दौरान? बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और उसके ऊपर से नया ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एचआर आपको हेल्प कर लेगा। अगर नहीं भी करे, और मोस्टली कर लेते हैं, अगर नहीं भी करे तो ऑनलाइन जाके आप शिफ्ट कर सकते हो, इसका टाइम ही नहीं लगता, आपका सेम पीएफ चलता रहेगा, पिछला अकाउंट में जितना भी जमा है वो नया में आ जाएगा, और आप बहुत इजीली एसएमएस के जरिए या मिस्ड कॉल के जरिए भी उसका पूरा आप चेक कर सकते हो कि आपका कितना अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है, और इसको देख के आपको अच्छा भी लगेगा कि छोटा छोटा करके कितना बड़ा रकम आपने इकट्ठा कर लिया ईपीएफ में, बहुत ईजी। टैक्स के लिहाज से ईपीएफ कैसा होता है, मेरा टैक्स से बच जाएगा कि नहीं, या मुझे इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा? टैक्स के लिए तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट है ही नहीं, एग्जेम्प्ट है,
इसका मतलब है कि आप ईपीएफ कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको 80C में उसका एग्जेम्पशन मिल जाता है, जो 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है वो मिल जाता है। जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिला, बाद में आपको इंटरेस्ट आया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड अगर आप 5 साल के लिए कंटिन्यूअस सर्विस करते हो तो 5 साल बाद विड्रॉ करोगे, इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप पूरा पैसा विड्रॉ करते हो, जब अक्रू हो रहा है तब नहीं लगता, जब आप विड्रॉ करते हो तभी भी नहीं लगता, अगर आपने 5 साल का पूरा आपने सर्विस दिया है। जब तो ये बहुत अच्छी जॉब बात है। ब्रेक हो जाए, एज इन लाइक मैं जॉब बदल नहीं रही हूँ, पर बीच में आपने देखा हमारे देश में इतनी सारी नौकरियां गई, अगर किसी की नौकरी चली जाए और जॉब ब्रेक आ जाए तब ईपीएफ का क्या होगा? मतलब आपने एक जगह काम किया, फिर बीच में ब्रेक आ गई, आपने कहीं काम आप नहीं कर रहे हैं, आपको फिर काम जब मिलेगा तब आप करेंगे, उस समय क्या होगा? जॉब ब्रेक के दौरान जब नौकरी नहीं रहेगी तब ईपीएफ का क्या होता है? ईपीएफ में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ब्रेक भी लेंगे 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, जो